हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की ये जो क्लास रहेगी इस क्लास में हम लोग दिसंबर स्टार्ट करेंगे और दिसंबर महीने की पहली क्लास होगी ये। और 1 से लेके 5 दिसंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछली क्लासेस जो हुई थी उसमें आप लोगों ने देखा था कि नवंबर हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब उसके बाद में हम लोग दिसंबर स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 से लेके 5 दिसंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, क्लासेस थोड़ा सा डिले हो गई, इसके पीछे कुछ टेक्निकल रीज़न थे और कुछ और कंटेंट डेवलपमेंट और ये सारी चीज़ें काम मतलब चल रहा था इम्प्रूवमेंट के लिए, तो इस वजह से क्लासेस थोड़ा सा डिले हो गई हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब आज से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं और फिर से हम लोग जो है कंटिन्यूसली सारी चीज़ों को बैक टू बैक क्लासेस करके चीज़ों को जल्दी से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एज पर द आरबीआई बुलेटिन नवंबर 2024 फॉर द फर्स्ट half of the financial year 25, RBI reported a net foreign currency asset purchase of foreign currency asset purchase of how much amount in first half of the फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, इसका क्या मतलब हो जाएगा। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही के लिए आरबीआई बुलेटिन नवंबर 2024 के अनुसार आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में कितने की शुद्ध विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति खरीद की सूचना जानकारी दी है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आरबीआई का रिपोर्ट है, आरबीआई की बुलेटिन है, नवंबर महीने में आती है, तो उसी से संबंधित ये है। क्वेश्चन अच्छा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा सा डीप में चलेंगे, चीज़ों को और अच्छे से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अभी स्क्रीन पे थोड़ा बहुत कुछ लिखना पढ़ना हो जाएगा, तो मैं खुद हटता हूँ यहाँ से, स्क्रीन से मैं हटता हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है। तो चीज़ें लिखेंगे, बीच बीच में मैं आता रहूँगा, वो खैर उससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो उसी तरीके की क्लास की ज़रूरत आदत पड़ चुकी है। ठीक है, नया सेटअप हुआ, नई सारी चीज़ें हुई हैं, तो इस वजह से नया पैटर्न, नई चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही होंगी, लेकिन स्पेस कम पड़ेगा, इसलिए मुझे फिलहाल अभी के लिए स्क्रीन से हटना पड़ेगा। फिर हम लोग इस क्लास को, इस कोर्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, तो देखो अभी फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ स्क्रीन से। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि जो पहली छमाही हुई है उसमें शुद्ध विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति खरीद की कितनी सूचना दी गई, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है 8.52 बिलियन, कितना 8.52 बिलियन यूएसडी, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा सा। देखो नवंबर का बुलेटिन है, मैंने पहले ही बता दिया, और इसमें फर्स्ट हाफ का डाटा दिया गया है। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, अप्रैल से लेके सितंबर तक का डाटा इसमें दिया गया है। ठीक है ना, अप्रैल से लेके सितंबर तक का डाटा दिया गया है, और जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो भी डाटा, जो भी दिया, जो भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, जो भी कंपैरिजन आपको भी आगे बताया जाएगा, वो फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ का ही होगा, और ड्यूरेशन जो होगी अप्रैल से सितंबर तक की ही होगी। तो ये चीज़ आप लोग जो है इसकी माइंड मेकिंग आप लोग कर लीजिएगा अभी से। ठीक है इसका आंसर आप लोगों को पता चल गया। पीडीएफ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पीडीएफ भी आप लोगों को पढ़ना होगा, और अगर आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इस नवंबर वाले महीने का जो बुलेटिन आया है उसको आप जाके देखेंगे तो लगभग 200 पेजेस का ये बुलेटिन है। ठीक है ना, लगभग 200 पेजेस का ये बुलेटिन है। सारा चीज़ पढ़ा भी नहीं जा सकता, सारा चीज़ जरूरी भी नहीं है, तो जो चीज़ें जरूरी लगी मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीज़ें मैं आप लोगों को लेके यहाँ पे आया हूँ। ठीक है ना, तो इस रिपोर्ट में क्या क्या बात कही गई है, क्या क्या चीज़ें कही गई हैं, एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं। पहले तो इस चीज़ को और आसान कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, तो इसको और आसान करते हैं। देखो ठीक है, क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया, इसका आंसर जानो कि क्या है, इसमें बताया क्या गया, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो ये जो डाटा आया हुआ था, जो नवंबर महीने वाला बुलेटिन आया हुआ था, इसमें आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में 8.52 बिलियन डॉलर का शुद्ध डॉलर खरीदा हुआ है। ठीक है ना, क्या बोला गया था, नेट फॉरेन करेंसी एसेट परचेज ऑफ कितना, तो ये जो 8.52 है, ये जो 8.52 बिलियन यूएसडी है, इतने डॉलर का शुद्ध डॉलर खरीदा गया है, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसी ड्यूरेशन के दौरान, ठीक ना, इसी ड्यूरेशन के दौरान 17.7 बिलियन यूएसडी, ठीक है, 17.7 बिलियन यूएसडी का शुद्ध डॉलर खरीदा गया था। ध्यान रखना, डॉलर खरीदा गया है एज ए करेंसी, 8.52 बिलियन यूएसडी का डॉलर खरीदा गया है एज ए करेंसी के रूप में,
फिनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में, जबकि पिछला जो फिनेंशियल ईयर का फर्स्ट हाफ था उसमें 17.7 बिलियन यूएसडी का शुद्ध डॉलर खरीदा गया था। तो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगला इसी रिपोर्ट को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस बुलेटिन में और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो अगला जो आया हुआ है उसमें ये बताया गया है कि आरबीआई ने 9.6 बिलियन यूएसडी, ठीक है ना, 9.6 बिलियन यूएसडी इतने की फॉरेन करेंसी खरीदी हुई है। मतलब कि 9.6 बिलियन यूएसडी की फॉरेन करेंसी खरीदी है। और फॉरेन करेंसी खरीदने का मतलब सिर्फ डॉलर नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉलर ही खरीदा है, और भी जो फॉरेन करेंसीज हैं जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, रबल हो गया, ठीक है ना, जापानीज येन हो गया, वो उनको भी खरीदा हुआ है, ठीक है ना, उन फॉरेन करेंसी को खरीदा है। और उनकी कॉस्टिंग जो आई हुई है उन फॉरेन करेंसी को खरीदने की वो है 9.6 बिलियन यूएसडी। ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। 9.6 बिलियन यूएसडी की फॉरेन करेंसी खरीदा हुआ है। फॉरेन करेंसी का मतलब सिर्फ डॉलर ही नहीं होगा, दूसरी करेंसीज भी इसमें खरीदी गई हैं। अगला पॉइंट इस रिपोर्ट में ये इंपॉर्टेंट है, इस बुलेटिन में ये इंपॉर्टेंट है कि अगस्त 2024 में 6.5 बिलियन यूएसडी की नेट सेल की है आरबीआई ने फॉरेन करेंसीज की। फॉरेन करेंसी जैसा नहीं कि खरीदती ही है आरबीआई, खरीदती भी है, बेचती भी है, ये सब भी काम होता है। तो अगस्त 2024 में 6.5 बिलियन यूएसडी की फॉरेन करेंसी सेल की गई है, इसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना। इसके अलावा इसके साथ साथ फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ भी का भी अनुमान लगाया गया है। तो 7.2% का है। पेन एक बार मैं चेंज कर ले रहा हूँ सेमी कलर से लिखते लिखते, ठीक है ना। तो वो 7.2% का है, ठीक है। इस रिपोर्ट में जीडीपी प्रेडिक्शन भी किया गया है, जीडीपी ग्रोथ भी किया गया। तो 7.2% का जीडीपी अनुमानित है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, ठीक है। आगे अगर और बढ़ें तो इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में इंडिया की जो ग्रॉस एफडीआई है उसमें 25.7%, ठीक है ना। ध्यान से सुनते रहना। फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में इंडिया की ग्रॉस एफडीआई में 25.7% की बढ़ोतरी हुई है। 25.7% ग्रॉस एफडीआई आया हुआ है इंडिया में, ये ध्यान रखना। और ये बढ़कर 42.1 बिलियन यूएसडी हो गया है। ये डाटा भी याद रखना, पीडीएफ में मिलेगा, पीडीएफ से एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये मतलब हो गया। और एक साल पहले की फर्स्ट हाफ की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना था, 33.5 बिलियन यूएसडी, ठीक है ना। अभी देखो, अभी क्या हुआ है कि 25.7% का इंक्रीज हुआ है। किसमें हुआ है? ग्रॉस एफडीआई में इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में। और इतना इंक्रीज होकर ये 42.1 बिलियन यूएसडी हो गया। और पहले सेम पिछले फाइनेंशियल ईयर के इसी ड्यूरेशन में ये 33.5 बिलियन यूएसडी हुआ करता था। तो ये चीज भी आप लोग याद रखना। ग्रॉस एफडीआई में बढ़ोतरी हुई है लेकिन नेट एफडीआई घटा हुआ है, ठीक है ना। नेट एफडीआई की अगर हम लोग बात करें तो इसमें घटोतरी हुई है, इसमें डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। नेट एफडीआई में डिक्रीज हुई है। और नेट एफडीआई जो घटकर कितनी हो गई है, 3.6 बिलियन यूएसडी हो गई है। 3.6 बिलियन यूएसडी हो गई है फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में। जबकि पिछले साल इसी ड्यूरेशन के दौरान ये कितना था, 3.9 बिलियन यूएसडी था, ठीक है ना। देखो 3.9 बिलियन यूएसडी पिछली बार था, इस बार 3.6 हो गया। तो एफडीआई में जो नेट एफडीआई है उसमें कमी आई हुई है, ठीक। अब ये ग्रॉस एफडीआई यहाँ पे बताया था, नेट एफडीआई यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अब ये ग्रॉस एफडीआई, नेट एफडीआई, इसके कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है, तो पता है। ये चीजें अब वही सारी चीजें हैं, इसमें कुछ और बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी चीजों की तरफ हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, जो चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, उसी को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। चलो ये बात हो गई। और इस रिपोर्ट को अगर आप लोग और पढ़ेंगे, खुद भी देखेंगे अगर एक बार जाके, जैसे जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे कवर करा रहा हूँ जो जरूरी चीजें, बाकी कुछ एक डाटा पीडीएफ में भी दे दूंगा। तो जो विनिवेश है, ठीक है ना, ये तो एफडीआई की बात हो गई। अब विनिवेश यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, डिसइन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये मतलब हिंदी में इसको विनिवेश बोलते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में डिसइन्वेस्टमेंट बढ़कर कितना हो गया, 27.8 बिलियन यूएसडी हो गया है, ठीक है। जो कि ये हो गया, जबकि
अप्रैल से सितंबर 2023 के दौरान, यानी कि पिछले साल का जो था उसके फर्स्ट हाफ के दौरान ये कितना था, 23.1 बिलियन यूएसडी था। विनिवेश मतलब यहाँ से पैसा निकल रहा है, यहाँ से चीजें बाहर जा रही हैं। पिछले साल के, पिछले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में विनिवेश जो हुआ था वो 23.1 बिलियन यूएसडी का हुआ था, और इस बार जो हुआ है विनिवेश वो हुआ है 27.8 बिलियन यूएसडी का डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि यहाँ से कंपनियां बाहर जा रही हैं। ठीक है ना, ये समझो कि यहाँ से डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, विनिवेश हो रहा है। ठीक है ना, तो ये जो डाटा निकल के सामने आया है, इससे ये पता चल रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में अपने इन्वेस्टमेंट को या फिर अपने जो उनके प्रॉफिट्स हैं उसको या तो विड्रॉ कर रहे हैं, या तो फिर कम कर रहे हैं, या तो फिर निकाल रहे हैं। ये डाटा ये चीज बताती है। ठीक है, ये बात हो गई। और इसी बुलेटिन के अनुसार आउटवर्ड एफडीआई में भी बढ़ोतरी हो रही है। आउटवर्ड एफडीआई में बढ़ोतरी हो रही है, मतलब कि आउटवर्ड एफडीआई में बढ़ोतरी का मतलब हो जाएगा कि जो इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया के बाहर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये चीजें इसी रिपोर्ट में बताई गई हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई। ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो बढ़कर कितना हो गया है, 11 बिलियन यूएसडी हो गया है। कितना हो गया है, बढ़कर 11 बिलियन यूएसडी हो गया है इसी ड्यूरेशन में। इसी ड्यूरेशन में मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 का फर्स्ट हाफ, जो भी बात हो रही है ध्यान रखना फाइनेंशियल ईयर 25 का फर्स्ट हाफ का ही हो रहा है, इसमें कहीं कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। गलत मत करना, डाटा का खेल है तो समझना आप लोग। ठीक है, तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो वो जो है बढ़कर कितना हो गया है, 11 बिलियन यूएसडी हो गया है। ठीक है, और कोविड पेंडेमिक के बाद में ये हाईएस्ट एफपीआई हुआ है। ठीक, एलआरएस की अगर हम लोग बात करें, एलआरएस का भी डाटा इसमें दिया गया है, यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो एलआरएस जो हुआ है, एलआरएस के तहत में जो पैसा बाहर भेजा जाता है, फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में इसमें कमी देखने को मिली हुई है। एलआरएस में कमी देखने को मिली हुई है। सितंबर 2023 में एलआरएस के तहत में आउटवर्ड रेमिटेंस जो है वो 3.50 बिलियन यूएसडी था, जो कि सितंबर 2024 में ये घटकर कितना हो गया, 2.76 बिलियन यूएसडी हो गया। ये 23 की बात हो रही है सितंबर, और ये 24 की बात हो रही है सितंबर। 23 में 3.50 बिलियन यूएसडी एलआरएस के तहत में पैसा बाहर भेजा गया था, और 24 में जो है सितंबर 2024 में ये घटकर 2.76 बिलियन यूएसडी हो गया है। तो ये चीज आप लोग याद रखना, फर्स्ट हाफ में ये कमी आई हुई है, दोनों सालों का अलग अलग बता दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ लेंगे, कितना परसेंट कम हो गया, कितना ज्यादा परसेंट हो गया, ये सब चीजें परसेंटेज में भी घुमा घुमा किस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो उनके मन की बात है किस तरीके से क्या कर रहे हैं। तो अगर ये डाटा याद रहेगा तो एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाएगा। नहीं तो इस रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था तो शायद वहां परसेंटेज में भी दिया गया था, तो वो उठाया नहीं है मैंने, पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग याद कर लेना। अच्छा, रेमिटेंस को भी अगर हम लोग कैटेगराइज करें, एलआरएस के तहत में पैसा बाहर भेजा जाता है, पैसा डिफरेंट कॉज के लिए बाहर भेजा जाता है। अगर रेमिटेंस को कैटेगराइज किया जाए तो एजुकेशन के लिए भेजा जा रहा है कि मेंटेनेंस के लिए भेजा जा रहा है, ये सब अलग अलग चीजें होती हैं, उतना डीप जाने की अभी जरूरत नहीं है। एलआरएस वाला हिसाब किताब अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे। तो एलआरएस को अगर कैटेगराइज करें तो रिलेटिव के मेंटेनेंस के लिए भेजे जाने वाले रेमिटेंस में 37.17% ईयर ऑन ईयर की कमी आई हुई है। ये डाटा भी आप लोग याद कर लेना। और ये जो है 3.05 बिलियन यूएसडी से घटकर 1.92 बिलियन यूएसडी हो गया है। ठीक है, सेम पीरियड की वही बात हो रही है। और सेम ही पीरियड के लिए ओवरसीज एजुकेशन फंड के रेमिटेंस में भी कमी आई हुई है। एलआरएस का ही बात चल रहा है। ये तो मेंटेनेंस का हो गया, रिलेटिव को जो मेंटेनेंस के तहत के लिए पैसे भेजे जाते थे वो हिसाब किताब हो गया। ठीक है ना, और सेमी पीरियड के लिए ओवरसीज एजुकेशन फंड के रेमिटेंस में भी कमी आई हुई है, और ये 1.84 बिलियन यूएसडी से घटकर 1.60 बिलियन यूएसडी हो गया है। ठीक, तो ये कुछ एक जरूरी बातें होंगी। एलआरएस का कॉन्सेप्ट आपको लोगों को पता होगा। अच्छा, एक कमेंट कर बताना अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हो तो एलआरएस के तहत में जो रेमिटेंस वगैरह जो भेजा जाता है, जो भी होता है उसका हिसाब किताब, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है पर फाइनेंशियल ईयर, वो कमेंट कर आप लोग बता देना। अगर याद आता है आ रहा है तो, नहीं याद आ रहा है तो गूगल करना, मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है इसलिए मैंने आपसे ये पूछ लिया। और जो इस बुलेटिन से संबंधित जो भी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा जरूरी लगी वो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। बाकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पीडीएफ एक बार आप लोग जरूर देखिएगा, वहाँ पे भी आप लोगों को ना बहुत सारे डाटा वहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें बोला गया है कि आरबीआई हैज रिसेंटली इम्पोज्ड हाउ मच पेनल्टी ऑन आरबीएल बैंक फॉर केवाईसी वायोलेशन। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, आरबीआई ने हाल ही में केवाईसी उल्लंघन के लिए आरबीएल बैंक पर कितना जुर्माना लगाया, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी। कितना जुर्माना लगाया, कितना जुर्माना लगाया? 61.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये याद रख लेना कि किस पे जुर्माना लगाया गया है, आरबीएल बैंक पे जुर्माना लगाया गया है। कितने का जुर्माना लगाया गया ये याद कर लेना। जुर्माना क्यों लगाया गया है ये भी पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन है, स्केल 3 का क्वेश्चन है भाई, ये पूछा गया है, रीजन फॉर द पेनल्टी। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप लोग याद कर लेना। ठीक है, ये चीज आप लोग याद कर लेना। केवाईसी वायोलेशन किया था आरबीएल बैंक ने, केवाईसी के जो दिशा निर्देश हैं आरबीआई के द्वारा जारी किए गए उसका पालन नहीं किया था, उसके कारण उसी के लिए आरबीआई ने आरबीएल बैंक पर ये जो है 61.40 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई हुई है। और ये जो पेनल्टी है ये लगाई जो गई है ये बीआर एक्ट 1949 के सेक्शन 47A(1)(c) और सेक्शन 46A सेक्शन 46(4)(1) के तहत में ये पेनल्टी लगाई गई है। ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और आरबीआई ने ये पाया कि जो ये आरबीएल बैंक है इसने जो सीसी अकाउंट होता है, जो सीसी अकाउंट होता है उसके ओपनिंग के दौरान जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट होता है, जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स होता है वो मेंटेन नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ में कस्टमर को मल्टीपल कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड अलॉट कर रहा है, जबकि सभी कस्टमर को एक यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड जो है वो अलॉट करना होता है, तो वो ये नहीं कर रहा है। ठीक, तो ये कुछ एक रीजंस थे जो जिस वजह से इस पे मॉनेटरी पेनल्टी ये लगाई गई है। ठीक है, आरबीआई का नया गवर्नर किसे बनाया गया है ये मुझे याद नहीं आ रहा है, ये आप लोग अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट कर बता दो। आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये मुझे नहीं याद आ रहा है, ये भी आप लोग अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट कर बता दो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या बोला गया है। देखो अगला क्वेश्चन भी आ गया, इसमें क्या बोला गया है, व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड लोन डिसबर्समेंट प्रोग्राम इन को लेंडिंग पार्टनरशिप विद एसबीआई। किस कंपनी ने हाल ही में एसबीआई के साथ सह उधार साझेदारी में ऋण वितरण कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। ठीक है, यानी कि जो पूछा गया है इसमें कि कोई एक कंपनी है उसने एसबीआई के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है, को लेंडिंग पार्टनरशिप बेसिकली रहेगी, जिससे कि वो लोन डिसबर्समेंट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च कर सके, यही इसमें पूछा गया। तो वो कौन सी कंपनी है यही इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो कंपनी कौन सी है इसको हम लोग जान लेते हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा मुथूट फाइनेंस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुथूट फाइनेंस नहीं, मुथूट माइक्रोफिन, ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुथूट फिन माइक्रोफिन। ठीक है, यानी कि जो ये एसबीआई है, एसबीआई और मुथूट माइक्रोफिन इन दोनों ने पार्टनरशिप किया हुआ है। क्यों पार्टनरशिप किया हुआ, ये जो है को लेंडिंग पार्टनरशिप हुई है। ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और बताओ आप लोग, को लेंडिंग एग्रीमेंट जो होता है ये तो इसमें जो बैंक होती है और जो एनबीएफसी होती है इनका लोन जो देने का शेयर होता है वो कितना कितना होता है, मतलब बैंक कितना लोन देता है, एनबीएफसी कितना लोन देता है, ये आप लोग बता दो कमेंट कर फटाफट। नहीं आ रहा है तो पता कर लेना। ठीक है, ये बेसिक बातें होंगी। वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, मुथूट माइक्रोफिन इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो को लेंडिंग प्रोग्राम है इसके तहत में जो है रूरल इंटरप्रेन्योर को सपोर्ट किया जाएगा, फिनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, इस को फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है भाई, को फाइनेंसिंग का मतलब क्या हो गया, को लेंडिंग पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया, दोनों मिलकर लोन देंगे, दोनों मिलकर लोन देंगे। तो इस को फाइनेंसिंग प्रोग्राम के लिए एसबीआई ने 500 करोड़ रुपए जो हैं वो टोटल अलॉट कर दिया है कि एसबीआई जो है टोटल इसके तहत में 500 करोड़ रुपए का लोन देगा। ठीक है, और ये जो लोन दिया जाएगा 100 करोड़ रुपए की किस्तों में दिया जाएगा। मतलब पहली बार ये प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा, पहला फेज तो उसमें 100 करोड़ रुपए एसबीआई डालेगा, दूसरे फेज में फिर अगले 100 करोड़ रुपए डालेगा, फिर तीसरे फेज में अगले 100 करोड़, मतलब इस तरीके से करके 5 फेजेस में ये लोन डिस्बर्स करने के लिए एसबीआई देगा। ठीक है, और ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप्स के मेंबर को फोकस किया जाएगा इसमें, और इसके तहत में 50,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ठीक, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज के लिए ये लोन मेनली दिया जाएगा, और ये जो लोन दिया जाएगा वो लोअर इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा। ठीक है, कम से कम ब्याज दर पर वो लोन जो है दिया जाएगा। ठीक, ये चीज भी आप लोगों को याद हो गई होंगी अभी तक। मुथूट माइक्रोफिन की अगर हम लोग बात करें
तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोच्चि में है। कोच्चि कहाँ पर है? केरला में है। ठीक है, कोच्चि केरला में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सदाफ सैयद, सदाफ सैयद या सैयद जो भी बोलना है, ये इनके एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक है, और ये जो मुथूट माइक्रो फिनकॉर्प है ये 5th लार्जेस्ट एनबीएफसी एमएफआई है। एमएफआई मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है ना, ये 5th लार्जेस्ट एनबीएफसी एमएफआई है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है। ये चीज़ आप लोग जान लो। एसबीआई का भी यहाँ पे जिक्र हुआ ही था। तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। CS शेट्टी ये इसके क्या हो जाएंगे? चेयरपर्सन हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके चेयरपर्सन हो जाएंगे। ये आपको पता हो गया। और इसके अलावा बस इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। व्हिच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंट्रोड्यूस्ड द प्रगति सेविंग अकाउंट टू provide comprehensive features and benefits tailored to the banking needs of rural and semi-urban populations in India। हाल ही में किस बैंक ने भारत में ग्रामीण और अर्ध शहरी आबादी की बैंकिंग आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापक सुविधाएं और लाभ प्रदान करने के लिए प्रगति बचत खाता शुरू किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है। ठीक है, कुल मिला के इसमें ये कहा गया है कि ये पहली चीज़ तो ये याद कर लेना, प्रगति सेविंग अकाउंट। ठीक है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी बैंक है जिसने प्रगति सेविंग अकाउंट को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो उस बैंक का नाम बताना है। ठीक है, अब ये प्रगति सेविंग अकाउंट करेगा क्या, काम क्या है इसका, वो आगे बता दिया गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स प्रोवाइड करेगा, बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, जिससे कि रूरल और सेमी अर्बन पॉपुलेशन जो है इंडिया में उनको उनकी बैंकिंग नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है ना, रूरल और सेमी अर्बन पॉपुलेशंस की बैंकिंग नीड्स को पूरा करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स और बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत में। और ये जो प्रोग्राम है यानी कि प्रगति सेविंग अकाउंट है ये, मतलब बेसिकली एक अकाउंट ही है ये। तो इसको कौन सी बैंक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, यही इसमें पूछा गया है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रगति सेविंग अकाउंट जो है ये पहले इसको जो है फार्मर सेविंग अकाउंट के नाम से भी जाना जाता था। फार्मर सेविंग अकाउंट के नाम से इसको पहले जाना जाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके प्रगति सेविंग अकाउंट्स कर दिया गया है। ठीक है, प्रगति सेविंग अकाउंट के तहत में क्या होगा कि किसानों को ज़्यादातर टारगेट किया जाएगा और किसानों को ध्यान में रखते हुए उनके हिसाब से सुविधाएं दी जाएंगी। ठीक है, किसानों को उनकी जो फार्मिंग टूल वगैरह खरीदना होता है, उनको जैसे खेती करने के लिए जो भी ज़रूरत होती है संसाधनों की, उसको खरीदने पर डिस्काउंट वगैरह दिलाएगी। ठीक है ना, उसको अगर इसके तहत में कोई किसान ओपन अकाउंट करा रहा है, ठीक है ना, तो किसानों को टारगेट किया ही जाएगा इसमें। तो उस किसान को, पर्टिकुलर किसान को अगर कोई फार्मिंग टूल खरीदना है, कुछ अपना खेती किसानी करने के लिए कुछ संसाधन, कुछ जो भी चीज़ें लगती हैं, ट्रैक्टर, फार, थ्रेसर जो भी उसमें लगता है, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर जो भी होता है, वो सब भी, या और भी जो भी चीज़ें खरीदना है, तो उसको खरीदने के लिए ये क्या करेगी HDFC बैंक, उनको डिस्काउंट दिलाएगी। और डिस्काउंट दिलाने के लिए बिग हार्ट एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, बिग हार्ट एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना, ये कंपनी का नाम है। इसके साथ में HDFC बैंक ने पार्टनरशिप भी किया हुआ है। ठीक है, इसके साथ में पार्टनरशिप भी किया हुआ है और इसके तहत में जो रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स होंगे उनको कस्टमाइज फीचर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। डेबिट कार्ड इसके तहत में जो दिया जाएगा उस पर अलग से एडिशनल बेनिफिट दे दिया जाएगा किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। तो कुल मिला के इसीलिए ये लॉन्च किया गया है। इसके फीचर्स मैंने बता दिए, क्या क्या काम है, ये चीज़ें सब चीज़ आपको बता दी गई। HDFC बैंक का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। शशिधर जगदीशन ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। HDFC का मैंने बता दिया। ICICI, येस बैंक और एक्सिस बैंक का MD एंड CEO, टैगलाइन, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, हाल फिलहाल में कोई ऐप लॉन्च किया है कि नहीं, किसी के साथ में बैंक एश्योरेंस किया है कि नहीं, वो सब चीज़ आप लोगों को याद करना होता है और हर क्वेश्चन के साथ में आप लोगों को वो याद करते हुए चलना होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट हैज़ द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर द इनहेंसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट
यानी कि एलिमेंट प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड बूस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इन त्रिपुरा एंड नागालैंड। त्रिपुरा और नागालैंड याद रखना। त्रिपुरा और नागालैंड में वन प्रबंधन में सुधार और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने के लिए इन्हेंसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट परियोजना के लिए विश्व बैंक ने हाल ही में कितनी राशि को मंजूरी दी है। पहले इसका आंसर जानते हैं, फिर चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितने का दिया है, कितने का दिया है? 225.5 मिलियन यूएसडी। ठीक है ना, लोन अमाउंट का क्वेश्चन है, आप लोग ये समझना। तो ये जो लोन दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, एलिमेंट प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है, ये याद कर लेना। एलिमेंट प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म भी जान लेना, कई बार ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे मुरारी बापू की कथा के तरीके से मत सुनो, आंख कान नाक गला खोल के रखो, चीज़ों को समझते हुए चलो। ठीक है ना, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन दिया गया, एलिमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया गया, 225.5 मिलियन यूएसडी का ये लोन दिया गया। ठीक, अब ये जो लोन दिया गया इससे काम क्या होगा? तो जो त्रिपुरा है और जो नागालैंड है, इन दोनों राज्यों में फॉरेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव किया जाएगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को और ज़्यादा बूस्टअप किया जाएगा, तो इसलिए ये जो है लोन दिया गया है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक जो है लोन जो किसके तहत में देती है? आईबीआरडी के थ्रू लोन देती है। आईबीआरडी क्या है? आईबीआरडी है वर्ल्ड बैंक की लेंडिंग आर्म्स, इसी के तहत में वर्ल्ड बैंक जो है लोन वगैरह देती है। आईबीआरडी का फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये आईबीआरडी का फुल फॉर्म हो जाएगा। आईबीआरडी के द्वारा वर्ल्ड बैंक ने ये लोन दिलवाया है, नाम तो उसी का पार्ट है, तो नाम तो वर्ल्ड बैंक का ही आएगा। तो ये जो लोन दिया गया है 12 साल के लिए दिया गया है, 12 साल में इसको चुकाना भी है, और 4.5 ईयर्स का इसमें ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखना। लोन अमाउंट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो बात अलग है कि भी हाल फिलहाल में पूछे नहीं जा रहे हैं, लेकिन कभी भी पूछ सकते हैं, तो छोड़ नहीं सकते हम लोग। ठीक, तो ये चीज़ भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये चीज़ भी आप लोग देख लीजिएगा। और देखो, ये तो बात हो गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा इतना पैसा दिया गया। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और इसी प्रोजेक्ट को 2.4 मिलियन यूएसडी की 2.4 मिलियन यूएसडी का एडिशनल ग्रांट भी दिया गया है। और वो किसके द्वारा दिया गया है? ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट लैंडस्केप के द्वारा वो दिया गया है। तो वर्ल्ड बैंक अगर पूछे तो ये बताना। ठीक है ना, और अगर ये पूछा जाए कि ग्लोबल पार्टनरशिप एंड सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट लैंडस्केप के द्वारा कितना का दिया गया, तो 2.4 मिलियन यूएसडी बताना। तो ये दोनों चीजें आप लोग याद कर लेना। ठीक है, एलिमेंट प्रोजेक्ट जो है, देखो एलिमेंट प्रोजेक्ट बता दिया गया है, मोटा मोटा ओवरव्यू इसमें दे दिया गया था कि करेगा क्या। बेसिकली फॉरेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करेगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को मतलब जो है उसको भी बूस्ट करेगा। देखो क्या करेगा, समराइज करें, अगर कंक्लूड करें एक लाइन में, तो जो अब कैसे फॉरेस्ट मैनेजमेंट को कैसे बढ़ाओगे, कैसे चीज़ों अच्छे को करोगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को कैसे बूस्ट करोगे, तो क्या करेगा ये एलिमेंट प्रोजेक्ट है, ये फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, ठीक है ना, और कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ये काम करेगा। ठीक, तो ये चीज़ें भी आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो अजय बंगा, ये वर्ल्ड बैंक के क्या है मैं भूल गया हूँ, ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि मुझे कमेंट कर कर बता दीजिए। और वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या है भैया, हेडक्वार्टर है। ठीक, ये क्वेश्चन भी यहीं पे खत्म होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ओमिनी जेन एआई, ए जनरेटिव एआई टूल डिजाइंड टू इनहेंस रिस्क असेसमेंट इन अंडर राइटिंग। ठीक है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने ओमनी जेन एआई लॉन्च किया, जो कि अंडर राइटिंग में जोखिम मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक जनरेटिव एआई टूल है। एआई से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सीधे सीधे आंसर जान लो इसका। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस, और ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते, तो इसलिए मैंने इसको उठा लिया। ठीक है ना, तो कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसने अभी हाल ही में ओमनी जेन एआई लॉन्च किया हुआ है, जो कि एक जनरेटिव एआई टूल है, जो कि अंडर राइटिंग का जो रिस्क असेसमेंट है उसके लिए, उसको इनहेंस करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। बस इतना ही है, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैनरा एचएसबीसी के अगर हम लोग हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो है गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखो, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। पहली चीज़ तो ये जान लेना कि 11वें अध्यक्ष हैं, 11th, ये भी डायरेक्ट ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ऑप्शन में नाम जाने पहचाने से लग रहे हैं। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मसाता कांडा। ठीक है, कुछ भी प्रोनाउंशिएट कर लो, लिखा आपके सामने ही है, मसातो कांडा। ठीक है, मसातो से आपको पता चल गया होगा कि ये जापान के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो कांडा साहब है मसातो, ये बेसिकली
जापान के रहने वाले हैं, मतलब जापान के रहने वाले हैं और जापान के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये काम कर चुके हैं। उनका बहुत ज़्यादा व्यापक, बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम करने का जापान की, ठीक है। तो ये रिप्लेस किसको कर रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। तो ये मसातो कांडा जी जो हैं वो मसात्सुगु असाकावा जी को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा कि ये पहले थे, ठीक है। तो ये जो मसात्सुगु असाकावा जी जो हैं ये 23 फरवरी 2025 को अपना ऑफिस छोड़ देंगे। उसके बाद में 24 फरवरी से इनका कार्यकाल प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। 24 फरवरी 2025 से इनका कार्यकाल प्रभावी हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है ना, कि ये मसात्सुगु असाकावा जी जो हैं वो अपनी सर्विस से पहले ही छोड़ रहे हैं पोस्ट को, पद को, ठीक है ना, रिटायर नहीं हुए थे। इनका जो टेन्योर था वो खत्म नहीं हुआ था। इनका जो टेन्योर था, मसात्सुगु असाकावा जी का जो टेन्योर था वो टेन्योर था 23 नवंबर 2026 के लिए, 2026 तक का इनका कार्यकाल था, ठीक है ना। तो ये स्वास्थ्य कारणों से या किसी भी वजह से ये ऑफिस छोड़ रहे हैं, तो फिर इनकी जगह पे मसातो कांडा जी को बनाया गया है। और मसातो कांडा जी जो हैं वो 24 फरवरी 2025 से लेके 23 नवंबर 2026 तक पूरा काम करेंगे। मतलब जितना मसात्सुगु असाकावा जी का जो कार्यकाल था उसको ये पूरा करने जा रहे हैं, ठीक है। इतना ही इसमें जानना था। और यहाँ पे बात हो रही है किसकी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो मनीला फिलीपींस जो है ये भी आप लोग याद कर लेना। मनीला फिलीपींस में इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता चल गया होगा, पता क्या याद ही है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज की इस क्लास का। हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ द SBI फंड्स मैनेजमेंट। हाल ही में SBI फंड्स मैनेजमेंट के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं, कई सारे किशोर यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो नंद किशोर जी जो हैं वो इसके सही उत्तर इसका हो जाएगा, ठीक है। नंद किशोर जी को अभी हाल ही में SBI फंड्स मैनेजमेंट का MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। और ये जो नंद किशोर जी हैं ये किसको सक्सीड करेंगे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये शमशेर सिंह जी को सक्सीड करेंगे, ठीक, ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। और नंद किशोर जी के पास में मतलब कि SBI फंड्स मैनेजमेंट का MD एंड CEO नियुक्त होने से पहले नंद किशोर जी SBI के कॉरपोरेट सेंट्रल में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ग्लोबल मार्केट के रूप में काम कर रहे थे, ठीक। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होगी। 5 दिसंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगली क्लास में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी, जहां पर हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे।